हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हमें लाइफ साइकिल ऑफ एस्केरिस पढ़ना है। तो ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एस्केरिस का, ये हमें समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि बिना इसको समझे जो लाइफ साइकिल है एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का वो समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए इस लेक्चर के अंदर हम एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स का रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इसके लाइफ साइकिल को अच्छे से समझ लेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई अर्ज की चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो चलिए मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। लेकिन इससे पहले, यदि आप यूपी एलटी ग्रेड असिस्टेंट प्रोफेसर, यूपी एलटी ग्रेड हो गया असिस्टेंट प्रोफेसर, बीएससी जूलॉजी, बीएससी मैथ्स या कॉमर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको इनसे रिलेटेड सारे वीडियोस अवेलेबल हो जाएंगी जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। या तो आप या आपका कोई फ्रेंड इनमें से किसी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ये चैनल सजेस्ट कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर, जहां समझना होगा हमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस। ठीक है, इस सिस्टम को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक चीजों को समझ लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि ये जो एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स है ये फाइलम निमेटोडा को बिलोंग करता है। ठीक है, यानी किसको बिलोंग कर रहा है? ये बिलोंग कर रहा है आपके फाइलम निमेटोडा। ये फाइलम निमेटोडा को बिलोंग करता है, यानी ये जितने भी स्केरिस है जिनको हम राउंड वॉर्म्स भी बोलते हैं, ये किस फाइलम को बिलोंग कर रहे हैं? निमेटोडा को बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर होता क्या है कि आपको सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी एस्केरिस लुम्ब्रिकोइड्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा? सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, यानी मेल और फीमेल दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। और अगर हम बाहर से देखें तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये मेल होगा और ये फीमेल होगा। और ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो अगर आप ये डायग्राम देखो तो यूजुअली क्या होता है, एस्केरिस के अंदर जो मेल है उसका साइज फीमेल से छोटा होता है। साथ के साथ कि जो मेल्स का जो पीछे वाला जो टेल होता है वो कर्व्ड होता है। ठीक है, तो मेल्स का साइज छोटा होगा और उसका जो टेल होगा, जो मतलब जो पोस्टीरियर टेल है वो कैसा होगा? कर्व्ड होगा, एक तरह से घुमावदार स्ट्रक्चर होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां पर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है। मेल्स छोटे होते हैं कंपैरेटिव टू फीमेल। ठीक है, ये बात ध्यान देना है। ठीक है, तो अब अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस की बात करें तो यहां पर आपको कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने बताया कि एस्केरिस के अंदर जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म देखने को मिलता है, यानी यहां पर सेक्सेस क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ठीक है, यानी एस्केरिस के अंदर जो सेक्सेस होंगे वो क्या होंगे? सेपरेट होंगे, यानी मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहां पे जो सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म है वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब कि हम बाहर से देख के पता कर सकते हैं कि ये मेल होगा या ये फिर फीमेल होगा। ये चीज हम बाहर से देख के ही पता कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो मेल्स होते हैं वो स्मॉलर देन फीमेल्स होते हैं, यानी फीमेल से छोटे होते हैं मेल्स, ये ध्यान रखना है। और मेल्स के पास एक रिकर्व्ड टेल होता है। तो डायग्राम में देखो, मेल्स के अंदर इस तरीके से मुड़ा हुआ आपको एक टेल देखने को मिलता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिनको हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट बात करें, मेल स्केरिस के अंदर जो मेल स्केरिस है उसके पास प्री एंड पोस्ट एनल पेपिला प्रेजेंट होता है, एक क्लोएका प्रेजेंट होता है और स्पाइक्यूल या पीनल सीटी प्रेजेंट होगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है। मेल स्केरिस के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मेल स्केरिस के अंदर आपको प्री एंड पोस्ट एनल पेपिला देखने को मिलेगा, क्लोएका देखने को मिलेगा, उसके बाद स्पाइक्यूल और पीनियल सीटी देखने को मिलेगा। अब ये सारे स्ट्रक्चर कहां कहां प्रेजेंट होता है इसको हम आगे लेक्चर जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इन सारे स्ट्रक्चर्स को समझते चले जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वही फीमेल एस्केरिस की बात करें तो उसके अंदर क्या होता है? जेनाइटल पोर प्रेजेंट होगा। जेनाइटल पोर यानी जहां से बेसिकली क्या है, जो मेल का जो स्पर्म है या बोल सकते हैं जो गैमीट है वो एंटर करने वाली स्ट्रक्चर को बोल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो मेल्स के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेगा? प्री एंड पोस्ट एनल टेल, पेपिला, क्लोएका, स्पाइक्यूल्स या पीनल सीटी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक जो टर्म है पीनल सीटी, पीनल सीटी क्या है? एक स्पाइक्यूल जैसा स्ट्रक्चर है, कांटे जैसा स्ट्रक्चर होता है, जिसका काम होता है फीमेल का जो जेनाइटल पोर की जो ओपनिंग है उसको करने में, उसे ओपन करने में ये बेसिकली हेल्प करता है। ये ध्यान रखना है।
नेक्स्ट अगर हम बात करें जो गोनड्स होते हैं, गोनड्स का मतलब टेस्टिस एंड ओवरीज की बात करें, जो गोनड्स हैं दोनों सेक्सेस के अंदर यानी मेल्स और फीमेल्स के अंदर, वो कैसे होते हैं, लॉन्ग होंगे, क्वाइल्ड होंगे और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे। यानी कि अगर हम मेल स्कैरिस की बात करें या फीमेल स्कैरिस की बात करें तो उसके अंदर जो गोनड्स होते हैं यानी जो टेस्टिस और ओवरीज होते हैं वो कैसे होंगे, लंबे स्ट्रक्चर्स होते हैं, थ्रेड लाइक या बोल सकते हैं ट्यूब जैसा लंबे ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, तो क्या होंगे, लॉन्ग होंगे, क्वाइल्ड होंगे और ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट उसके बाद ये जो गोनड्स होते हैं यानी टेस्टिस और जो ओवरीज है, गोनड्स का मतलब यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें, अगर मैं गोनड्स की बात करूं तो बेसिकली मैं बात कर रहा हूं टेस्टिस और ओवरीज के बारे में बात कर रहा हूं। यानी मेल्स के अंदर टेस्टिस और फीमेल्स के अंदर किसके बारे में बात कर रहे हैं, ओवरीज के बारे में बात कर रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये जो गोनड्स है ये जेनाइटल पोर के साथ अटैच्ड होता है इन फीमेल एंड क्लोएका इन मेल्स। मतलब कि जो गोनड्स है वो जेनाइटल पोर के साथ ओपन होगा, किसके केस में, फीमेल्स के केस में, और मेल्स के केस में ये जो गोनड्स है वो किससे अटैच होगा, क्लोएका से अटैच्ड होगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, तो इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। ठीक है, यानी मेल्स के अंदर जो गोनड्स है उसकी ओपनिंग कहां पर होगी, क्लोएका में, और वही अगर फीमेल्स के गोनड्स की बात करें तो उसकी ओपनिंग कहां पर होती है, जेनाइटल पोर में होती है। अभी जेनाइटल पोर कहां पे प्रेजेंट होता है उसको थोड़ी देर बाद समझेंगे, या फिर इस डायग्राम में समझ लेते हैं। जैसे सपोज करो ये जो डायग्राम आप देख पा रहे हो ये फीमेल बॉडी है। ठीक है, तो इसके ऑलमोस्ट यहाँ पे 50% ऑफ द बॉडी के पास यहाँ पे बीच में एक ओपनिंग होती है जिसको जेनाइटल पोर ओपनिंग बोलते हैं, तो वहां पर ये जाके ये ओपन होगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये दो डायग्राम आप ये देख पा रहे हो, इसमें ऊपर वाला जो डायग्राम है ये मेल का है और नीचे वाला जो डायग्राम है ये मेल का डायग्राम है, और ये वाला डायग्राम किसके लिए है, फीमेल के लिए। तो यहां पर आप देखो, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको पिनाइल स्पाइक्यूल या पिनाइल सीटी बोलते हैं। ठीक है, और उसके बाद जस्ट नीचे क्लोइकल एपरेचर है। क्लोइकल एपरेचर का मतलब क्या होगा कि यहीं पर जाके गोनड्स की ओपनिंग होती है। वो किस तरीके से ओपनिंग होगी जब हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इसमें डिस्कस करेंगे तब इसको समझेंगे। ठीक है, तो ये दो डायग्राम है, इसको समझ लीजिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, वन बाय वन मेल और फीमेल को डिस्कशन करेंगे। ठीक है, होप यहाँ तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट बन रहा है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम समझेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में, यानी स्कैरिस का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसा होता है उसको समझ लेते हैं। ठीक है, अब अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम डायग्राम को यहाँ पे समझ लेते हैं। ठीक है, तो अगर डायग्राम की बात करें तो जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो हाफ ऑफ द सूडोसील में प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर आप देखोगे कि सबसे पहले टेस्टिस आता है, ट्यूबुलर कॉइल्ड स्ट्रक्चर है। ये डायग्राम अगर ध्यान से देखो तो ये जो ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ट्यूबुलर कॉइल्ड, ये कैसा है, आपका टेस्टिस है। उसके जस्ट नीचे आप देखोगे यहाँ पे वास डिफरेंस देखने को मिलता है। वास डिफरेंस के आगे जैसे जाओगे तो वास डिफरेंस से थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा ज्यादा लॉन्ग स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जिसको सेमाइनल वेसाइकल बोलेंगे। अब ये सेमाइनल वेसाइकल क्या होगा, डायरेक्टली क्लोएका के अंदर जाके ओपन हो रहा है। उसके बाद उसके जस्ट आगे क्या होता है, आपको एक जनरली देखोगे तो एक कांटे जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है जिसको पिनाइल स्पाइक्यूल्स बोलते हैं। तो अगर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बात करें तो क्या क्या स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, पीनियल स्पाइक्यूल्स और आपका क्लोएका। इससे पहले कि आपको बीच में इस इजैकुलेटरी डक्ट और देखने को मिलेगा जिसको भी हम आगे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और यहां पर ये जो डायग्राम देख रहे हो ये डायग्राम बेसिकली क्या है, वास डिफरेंस का हमने क्रॉस सेक्शन ट्रांसवर्स सेक्शन ले रखा है जिसको अभी हम थोड़ी देर में समझेंगे कि ये स्ट्रक्चर क्या होता है। तो अगर हम मेजर पार्ट बात करें कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, तो आपको देखने को मिलेगा टेस्टिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसाइकल, फिर इजैकुलेटरी डक्ट, फिर आपको एक क्लोएका और ये फिर पिनाइल स्पाइक्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि यहाँ पे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो जनरली मेल्स के अंदर कन्फाइंड होता है। कन्फाइंड का मतलब फिक्स होता है, यानी उसकी पोजीशन फिक्स होती है कहां पर, पोस्टीरियर हाफ ऑफ द सूडोसील। ठीक है, यानी जो सूडोसील है एस्केरिस का, जो सूडोसीलोम वाली जो कैविटी है उस कैविटी का जो हाफ, जो पोस्टीरियर हाफ पोर्शन है उस वाले पोर्शन में आपको ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि मेल एस्केरिस के अंदर उसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां होगा तो आप क्या बोलोगे कि उसके सूडोसीलोम के पोस्टीरियर हाफ वाले रीजन में पूरा का पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कन्फाइंड होता है। कन्फाइंड का मतलब उस पर्टिकुलर पोजीशन पे वो फिक्स होता है। ठीक है, ये बात हमें ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट
अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, टेस्टीज देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि सबसे पहला स्ट्रक्चर हमने क्या देखा, टेस्टीज। तो सबसे पहले टेस्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, एक सिंगल टेस्टीज देखने को मिल रहा है। तो अगर डायग्राम में देखो तो आपको सिंपल सा एक सिंगल टेस्टीज देखने को मिल रहा है। सिंगल टेस्टीज, अगर सिंगल टेस्टीज प्रेजेंट होता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं मोनोराइकिक। उस कंडीशन को क्या बोलेंगे, मोनोराइकिक। तो यानी यहां पर एस्केरिस के अंदर मोनोराइकिक कंडीशन देखने को मिलती है, यानी एक टेस्टिस देखने को मिलेगा। लेकिन इसके अलावा कुछ ऐसे भी निमेटोड्स होते हैं, यानी कुछ ऐसे बेसिकली निमेटोडा फाइलम को बिलोंग करने वाले ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिसके अंदर डायराइकिक या टू टेस्टिस कंडीशन भी देखने को मिलती है। लेकिन हम एस्केरिस पढ़ रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है कि एस्केरिस के अंदर मोनोराइकिक कंडीशन देखने को मिलती है, यानी एक टेस्टिस वाली कंडीशन देखने को मिलती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो आपका जो ये पूरा का पूरा जो टेस्टिस वाला स्ट्रक्चर है वो क्या होता है, इट एक्सटेंड टू द मिडिल ऑफ द बॉडी, यानी ये कहां तक फैला हुआ रहता है, मिडिल, यानी मिडिल तक यानी बीच तक फैला हुआ होता है। और ये क्या बनाता है, फॉर्म्स अ लॉन्ग थ्रेड लाइक हाईली ट्विस्टेड ट्यूब, यानी जो टेस्टीज है वो कैसा होगा, एक लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होंगे। तो आप ये ध्यान से देखो बहुत ज्यादा इसमें इस तरीके से फोल्डिंग हो रही है, ट्विस्टिंग हो रही है। तो ये क्या है, आपको एक लॉन्ग थ्रेड लाइक ट्विस्टेड ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, यानी एक लॉन्ग ट्विस्टेड ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होता है टेस्टिस का। ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट बात करें तो अगर टेस्टिस के वॉल्स की बात करें तो टेस्टिस के वॉल्स की जो बनावट होती है वो कैसी होती है कि इसके ऊपर एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल सेल्स होंगे और उसको कवर करने के लिए एक बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करो ये टेस्टिस का ट्यूब वाला स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो इस ट्यूब वाले स्ट्रक्चर में क्या होगा कि सबसे पहले यहां पर आपको ये क्यूबॉइडल सेल के इस तरीके से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, और इसके ऊपर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा। इस तरीके से बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा और सेंटर में, और इसके सेंटर में एक सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उस सेंटर में जो सेंटर में एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा उसको बोलते हैं सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकी, उसको बोलते हैं सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिस, ठीक है, सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिस। मतलब अगर मैं इसका ट्रांसवर्स सेक्शन लेता हूं टेस्टिस का, तो ट्रांसवर्स सेक्शन कैसे दिखेगा, इस तरीके से गोल सा, क्योंकि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर क्या होगा, यहां पे इसके चारों तरफ यहां पे क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स प्रेजेंट होंगे। फिर क्या होगा, बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगा इस तरीके से, बेसमेंट मेम्ब्रेन, सपोज करो यहां पे ये बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। और उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे तो सेंटर में क्या बोला गया है कि यहां पे सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिक प्रेजेंट होगा। तो सेंटर में क्या होगा, इस तरीके से ये सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिक प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इस सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिक के आसपास, इस सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिक के आसपास क्या होता है, स्पर्मेटोजोआ सेल्स प्रेजेंट होंगे। इसके चारों तरफ इस तरीके से स्पर्मेटोजोआ सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर्स आपको बेसिकली टेस्टिस का अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटते हैं तब देखने को मिलेगा, ठीक है। यानी क्या क्या स्ट्रक्चर होगा कि ये जो आपका टेस्टिस का स्ट्रक्चर काटोगे तो उसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले क्यूबॉइडल सेल की लेयर होगी, फिर उसको कवर करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन, फिर साइटोप्लाज्मिक रैकिक होगा, सॉलिड होगा वो, ठीक है। और उससे मिलते जुलते क्या होंगे, उससे साइड क्या होंगे, आपके कौन से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे, स्पर्मेटोजोआ प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो इसी पॉइंट को मैंने यहाँ पे लिख रखा है, उसको एक बार समझ लेते हैं। तो सेंट्रल एक्सिस ऑफ टेस्टिस यानी बिल्कुल सेंटर में क्या देखने को मिलेगा, आपको सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकिक देखने को मिलता है। उसके अराउंड क्या होगा, क्लस्टर्स ऑफ अमीबॉइड स्पर्म्स, यानी उसके चारों तरफ आपको क्या देखने को मिलेगा, अमीबॉइड शेप के स्पर्म्स देखने को मिलेंगे वेरियस स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी इसके चारों तरफ यहाँ पे अमीबॉइड शेप के स्पर्म देखने को मिलेंगे जो कि अलग अलग फेजेस में डेवलपमेंटल स्टेजेस में प्रेजेंट होंगे। यानी ये सारे स्पर्म पूरी तरीके से डेवलप नहीं होंगे, इसमें से कुछ ऐसे होंगे जो पूरा डेवलप होंगे, किसी ने डेवलपमेंट स्टार्ट किया है, कोई मिड में होगा, इस तरीके से डिफरेंट फेजेस इसको आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो होप आपको यहां तक चीजें समझ में आ रही होंगी टेस्टिस के बारे में। अगर कोई डाउट है, कोई सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं, उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और रह गया, इसको समझ लेते हैं कि यहां पर आपको किसी भी तरीके का ल्यूमेन देखने को नहीं मिलता। ल्यूमेन का मतलब खाली स्पेस देखने को नहीं मिलता, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर क्या है कि आप देखोगे कि सेंटर के अंदर ये जो सेंटर है ऑलरेडी साइटोप्लाज्मिक रैकिक से फिल्ड है, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक रैकिक ने इसको भर दिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई गैप नहीं देखने को मिलता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको समझना है, ठीक है।
नेक्स्ट अब हम बात करेंगे वास डिफरेंस, क्योंकि टेस्टिस के बाद क्या आ जाता है, वास डिफरेंस, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या है, टेस्टिस के बाद वास डिफरेंस, ठीक है। वास डिफरेंस कैसा स्ट्रक्चर होता है, ये भी एक शॉर्ट थिक एंड ट्विस्टेड ट्यूब होता है, क्योंकि ये बिल्कुल टेस्टिस के जस्ट बाद में है, तो ये भी क्या होगा, शॉर्ट होगा, थिक होगा और ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा, यानी ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर होगा। दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द टेस्टिस, यानी ये जो वास डिफरेंस है कहां से एक्सटेंड होता है, टेस्टिस से निकल के ये कैसा स्ट्रक्चर बना रहा है, शॉर्ट थिक एंड ट्विस्टेड ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे जो इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर होता है वो क्या है कि यहाँ पे ल्यूमेन प्रेजेंट होता है इंस्टेड ऑफ साइटोप्लाज्मिक रेकी। मतलब यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है कि सपोज करो अभी हमने क्या समझा कि इस तरीके से जब मैंने अभी टेस्टिस का डायग्राम बनाया, तो टेस्टिस के डायग्राम में बीच में मैंने आपको यहाँ पे सेंट्रल रैकिस का फॉर्मेशन किया था, यहाँ पे सेंट्रल रैकिस है। लेकिन जैसे ही वास डिफरेंस की बात करते हैं तो वास डिफरेंस में कोई भी सेंट्रल रैकिस नहीं प्रेजेंट होता। अब क्योंकि वहां पे सेंट्रल रैकिस नहीं है, उस कंडीशन में क्या होगा, वहां पर ल्यूमेन क्रिएट हो जाएगा, एक खाली स्पेस क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पे सेंटर में आपको किसी भी तरीके का कोई भी स्पेस देखने को, मतलब कि टेस्टिस में स्पेस नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ पे वास डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो सेंट्रल रैकिस नहीं होगा, तो सेंट्रल रैकिस ना होने की वजह से क्या है, यहाँ पे ल्यूमेन देखने को मिलेगा। ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर हो जाएगा जो कि वास डिफरेंस और टेस्टिस के बीच में डिफरेंस क्रिएट करता है। अगर आपसे पूछता है कि वास डिफरेंस और बेसिकली टेस्टिस के बीच में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे कि वास डिफरेंस में सेंटर में ल्यूमेन होता है, ठीक है, लेकिन टेस्टिस में ल्यूमेन नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि टेस्टिस के अंदर सेंटर में आपको क्या है, एक सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रेकिस देखने को मिलता है, लेकिन वही वास डिफरेंस की बात करें तो वहां पे सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रेकिस नहीं देखने को मिलेगा, वो एब्सेंट होगा, जिसकी वजह से वहां पे ल्यूमेन क्रिएट हो जाता है। ये वाला पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, वास डिफरेंस के जस्ट नीचे आते हैं तो आपको क्या देखने को मिल जाता है, सेमाइनल वेसाइकल देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो अगर हम सेमाइनल वेसाइकल की बात करें तो ये कैसा होता है, थिकर, वाइडर एंड मोर मस्कुलर ट्यूब होता है। यानी कि अगर जस्ट उसके बाद की बात करें यहां पर, तो जैसे ही वास डिफरेंस से आता है तो देखोगे इन दोनों को स्ट्रक्चर को कंपेयर करो तो ये आपको थोड़ा मोटा स्ट्रक्चर देखने को लग रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि थिकर, वाइडर एंड मोर मस्कुलर ट्यूब होता है दैट फॉलोज द वास डिफरेंस, यानी वास डिफरेंस के जस्ट बाद आपको ये एक थोड़ा सा मोटा सा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, यानी क्या है, थिकर, वाइडर एंड मोर मस्कुलर ट्यूब होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, सेमाइनल वेसाइकल बोलेंगे। और ये कहां से निकलता है, बेसिकली वास डिफरेंस के बाद वाला स्ट्रक्चर होगा। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। अब अगर हम लोकेशन की बात करें कि सेमाइनल वेसाइकल कहां देखने को मिलता है, तो बेसिकली इट इज फाउंड इन द पोस्टीरियर थर्ड ऑफ द सूडोसील, यानी सूडोसील का 1/3, यानी लास्ट वाला जो पोस्टीरियर 1/3 पार्ट होगा, वहां पर सेमाइनल वेसाइकल की लोकेशन होती है, ये वहां पर प्रेजेंट होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी सेमाइनल वेसाइकल कहां मिलेगा, पोस्टीरियर हाफ। जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा क्या है, एक हमारे पास स्कैरिस है, ये इसका सेंटर है और ये इसका पोस्टीरियर 1/3 है। तो पोस्टीरियर 1/3 के अंदर क्या होगा, आपको सेमाइनल वेसाइकल देखने को मिल जाएगा। ये ध्यान रखना है। और ये बेसिकली क्या है, इंटेस्टाइन के नीचे होता है, इंटेस्टाइन ऊपर होगा, उसके जस्ट नीचे क्या होगा, सेमाइनल वेसाइकल होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स है जिसके ऊपर क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो इसको हमें इन छोटे पॉइंट्स को ही अच्छे से ध्यान रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब क्या होगा कि सेमाइनल वेसाइकल के बाद एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, ठीक है। अब ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है, इसके अंदर बहुत सारे बेसिकली बोल सकते हैं प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स के सिक्रीशंस होते हैं, जो कि बोल सकते हैं स्पर्म के डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं और रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। तो अगर हम बात करें तो जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये हाईली मस्कुलर डक्ट स्ट्रक्चर्स होता है, यानी बहुत ज्यादा इसके अंदर मस्कुलर लेयर्स देखने को मिल जाती है, ठीक है। और ये it is formed from the narrowing of the terminal part of the seminal vesicle। और ejaculatory duct का फॉर्मेशन कब होगा, जब seminal vesicle का जो सबसे टर्मिनल पार्ट है, जो लास्ट वाला पार्ट है, उसके अंदर नैरोइंग होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं वो नैरो होना स्टार्ट हो जाएगा, वो सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो उस कंडीशन में क्या है, ये इजैकुलेटरी डक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इट ज्वाइंस द रेक्टम टू फॉर्म द क्लोएका।
अब जनरली क्या है, ये जो इजैकुलेटरी डक्ट है ये किससे कनेक्ट होगा, रेक्टम से कनेक्ट होगा, और रेक्टम बेसिकली क्या है, इंटेस्टाइन के साथ कनेक्ट होकर क्या बना देगा, क्लोएका बना देगा। क्योंकि क्लोएका मैंने प्रीवियस अपने बहुत सारे लेक्चर्स में आपको बताया है कि एक कॉमन चैम्बर होता है जहां पे डाइजेस्टिव ट्रैक, एक्सक्रीटरी ट्रैक और रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये सारी चीजें जब आपस में मिल जाती हैं तो ये जो कॉमन चैम्बर बनता है इसको क्लोएका बोलते हैं। तो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक है ये रेक्टम के साथ मिलेगा और ऊपर से डाइजेस्टिव ट्रैक आपस में मिलकर क्या करेगा, एक कॉमन चैम्बर क्लोएका का फॉर्मेशन करता है, जो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये आपको अच्छे से याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, द डक्ट कंटेन्स प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स, यानी इस इजैकुलेटरी डक्ट के अंदर क्या होगा, प्रोस्टेटिक ग्लैंड्स प्रेजेंट होगा, ये ध्यान रखना है, और जिसका सिक्रीशन कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो आई होप यहां तक चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करना ना भूले, कमेंट सेक्शंस आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पिनाइल सीटी की, ठीक है। पिनाइल सीटी क्या होता है, तो जो सबसे लास्ट वाला जो टर्मिनल पार्ट होता है, पोस्टीरियर पार्ट है, ठीक है, वहां पे एक सेक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, पिनाइल सीटी। बेसिकली पिनाइल सीटी क्या है, पेयर ऑफ स्मॉल सेक। पेयर ऑफ स्मॉल सेक का मतलब क्या है, यहाँ पे दो सेक्स देखने को मिलेंगे, ठीक है, सेक का मतलब खाली स्पेस, ठीक है, और स्पाइकुलर पाउचेस, जिसको हम स्पाइकुलर पाउचेस भी बोलते हैं। तो पिनाइल सीटी बेसिकली क्या है, स्पाइकुलर पाउचेस का पेयर है, ठीक है, स्पाइकुलर पाउचेस का क्या है, पेयर है, जिसको हम पिनाइल सीटी बोलते हैं। और ये कहां प्रेजेंट होगा, डॉर्सल साइड ऑफ क्लोएका। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि पिनाइल सीटी कहां प्रेजेंट होगा, तो डॉर्सल साइड। अब डॉर्सल वेंट्रल क्या होता है, इसको कैसे समझेंगे, जनरली जो आपको पीछे वाला पार्ट दिख रहा है वो डॉर्सल होता है, जो आगे वाला पार्ट है वो होगा, ये वेंट्रल होगा, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये कहां प्रेजेंट होगा, आपका डॉर्सल साइड में होगा। अगर आपसे कोई पूछता है पिनाइल सीटी कहां प्रेजेंट होगा, तो आप क्या बताओगे, क्लोएका के डॉर्सल साइड में प्रेजेंट होगा, और एक सेक लाइक स्पाइकुलर पाउचेस होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा कि ये जो स्पाइकुलर पाउचेस है, इसके अंदर क्लब शेप स्पाइक्यूल्स देखने को मिलता है, जिसको हम पीनियल सीटा या पीनियल सीटी बोलते हैं। यानी इन पाउचेस के अंदर क्लब शेप का मतलब थोड़ा सा हुक जैसा, ठीक है, हुक के जैसा यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा, एक स्पाइक्यूल देखने को मिलेगा, जिसको पिनाइल सीटी बोलते हैं। अब ये जो पिनाइल सीटी है, इसका मेन काम क्या होता है कि जब भी स्कैरिस के अंदर रिप्रोडक्शन होता है, तो उस केस में ये जो पिनाइल सीटी है ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, या बोल सकते हो कि फीमेल का जो गोनोफोर है उस गोनोफोर को ओपन करने का काम करता है, सो दैट कि मेल्स का जो स्पर्म है वो डायरेक्टली फीमेल के अंदर ट्रांसमिट कर पाए। क्योंकि फीमेल के अंदर जो गोनोफोर है वो क्लोज होता है, तो उसको ओपन करने का काम कौन करता है, आपका पिनाइल सीटी करता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, तो ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं पिनाइल सीटी के अंदर ही कि ये जो पिनाइल सीटी या जो स्पाइक्यूल्स है वो कैसे होते हैं, ठीक है। तो पिनाइल सीटी को क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, स्पाइक्यूल्स वाले स्ट्रक्चर है। तो दीज आर द स्ट्रक्चर फाउंड इन मेल राउंड वॉर्म्स, ठीक है, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मेल स्कैरिक्स के अंदर ही देखने को मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। इनके साइज की बात करें तो 2 से 3.5 mm लॉन्ग हो सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका फंक्शन क्या होगा कि इसका यूज किया जाता है फीमेल गोनोफोर को कॉपुलेशन के समय ओपन करने के लिए, खोलने के लिए काम करने में हेल्प करता है। जैसे कि अगर ये डायग्राम देखो, तो इस डायग्राम में ये मेल वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला क्या है, फीमेल वाला है। तो यहां पर वुल्वा या गोनोफोर प्रेजेंट होता है, तो इसको ओपन करने का काम कौन करता है, पिनाइल सीटी करता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन, ये इंपॉर्टेंट है। मैकेनिज्म क्या है, दे एक्सटेंडेड and retracted through the cloacal aperture and protector and retractor muscle। बेसिकली क्या है, ये किस तरीके से काम करते हैं कि ये अंदर और बाहर जा सकते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल। ये प्रोटेक्टर और रिट्रैक्टर मसल्स की मदद से क्या होगा, उस सेक के अंदर से बाहर निकल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। तो जब इनको ओपन करना होता है फीमेल गोनोफोर, तब ये बाहर आते हैं, अदरवाइज ये अंदर रहते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे किसके बारे में, पिनाइल सीटी के बारे में। और अगर ये डायग्राम आप देखो, तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हो, इस डायग्राम के अंदर यही पिनाइल स्पाइक्यूलिया, इसको पिनाइल सीटी बोलते हैं। और ये आपका क्या है, क्लोइकल अपर्चर होता है जिसके अंदर ये रहता है, और इसके अंदर ये रिट्रैक्टर मसल्स होते हैं। इन रिट्रैक्टर और प्रोटेक्टर मसल्स की मदद से क्या होगा, ये प्रोटेक्टर मसल है, रिट्रैक्टर मसल है, इसी की मदद से बाहर या अंदर आ जा सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ एस्केरिस के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है।
अगर हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे जो भी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे वो हमेशा पेयर में प्रेजेंट होंगे। पेयर का मतलब हर चीज दो दो होगी, ठीक है। तो अब ये किस तरीके के स्ट्रक्चर्स होते हैं, पहले डायग्राम को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद 1 to 1 समझ लेंगे, ठीक है। ध्यान रखेंगे जो भी मैं स्ट्रक्चर बोल रहा हूं वो सारे डबल्ड होंगे, ठीक है, यानी यहाँ पे हर चीज पेयर में प्रेजेंट होगी। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखो तो जैसे हमने पढ़ा था अभी मेल रिप्रोडक्टिव में जो टेस्टिस था कैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर था, वैसे ही क्या होगा यहाँ पर ओवरीज होंगे, ओवरी होगा वो भी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। ओवरी के बाद आप देखोगे इस तरीके से ओवरी डक्ट होगा, ठीक है। ओवी डक्ट के बाद यहाँ पे अगर आप ध्यान दो तो यहाँ पे यूट्रस होगा, ठीक है। यूट्रस के बाद यहाँ पे कॉमन पॉइंट है वेजाइना और यहाँ पे लास्ट में क्या है वुल्वा है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है ये सारा का सारा स्ट्रक्चर डबल फॉर्म में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है ओवरीज, ओवरडक्ट, फिर यूट्रस है, फिर वेजाइना है, फिर वॉल्वा है, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा इस वाल्वा की मदद से होता क्या है कि जो भी यहां से ओवरी से एग बनता है वो एग यहाँ पे यूट्रस के अंदर कुछ समय तक के लिए जमा होगा और फिर फर्टिलाइजेशन के लिए ये जो वुल्वा है इस वुल्वा के थ्रू क्या होगा कि मेल्स के जितने भी जो गैमीट्स है वो इस वुल्वा के थ्रू यहाँ पे ट्रांसफर किए जाते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम 1 by 1 समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करें दीज रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट्स आर लोकेटेड इन द पोस्टीरियर 2/3 ऑफ द सूडोसील, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहां प्रेजेंट होगा। अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल बॉडी का जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट है, यानी ये पूरा का पूरा पार्ट मान लेते हैं और ये पूरा स्ट्रक्चर मान लेते हैं 2/3 है, इसकी बॉडी का 2/3 है, यानी सूडोसील का 2/3 पार्ट है। तो इस पोस्टीरियर 2/3 के अंदर क्या है आपको ये स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट यहां पर जो भी स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे वो डाइडेल्फिक कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। डाइडेल्फिक का मतलब हर चीज पेयर में देखने को मिलेगी, ये इंपॉर्टेंट है। तो डाइडेल्फिक कंडीशन में होगा यानी इसका मतलब क्या होगा कंसिस्ट ऑफ 2 पैरेलल ट्रैक। 2 पैरेलल ट्रैक का मतलब हर एक चीज, जैसे सपोज करो इस साइड ओवरी ओवरडक्ट यूट्रस है तो दूसरी साइड भी क्या होगा ओवरी ओवरडक्ट, इन सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। यानी ओवरी ओवरडक्ट यूट्रस ये सारे 2 पैरेलल ट्रैक के अंदर प्रेजेंट होगी, ठीक है। एंड ये मोस्ट कॉमन कंडीशन है निमेटोड्स के अंदर, यानी फीमेल निमेटोड्स के अंदर आपको ये कंडीशन देखने को मिलती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद क्या है मोनोडेल्फिक एंड पॉलीडेल्फिक, यानी ये कंडीशंस में मिल सकती है कि जहां पर आपको एक ट्रैक ही देखने को मिले या बहुत सारे ट्रैक भी देखने को मिले। बहुत सारे में कहां हो सकते हैं 10 से 11 ट्रैक भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कंडीशंस क्या है कुछ निमेटोड्स के अंदर भी देखने को मिल जाता है, लेकिन यूजुअली कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है डाइडेल्फिक कंडीशन देखने को मिलती है। डाइडेल्फिक का मतलब जहां पे जितने भी रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है 2 पैरेलल ट्रैक्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, यानी दोनों डबल फॉर्म में होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं ओवरीज के बारे में। अब हम क्या करेंगे 1 by 1 इन सारे स्ट्रक्चर्स को डिटेल करेंगे। तो सबसे पहले क्या है ओवरीज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अगर हम ओवरीज की बात करें तो ओवरी क्या होंगे, अभी हमने देखा कि ये 2 नंबर में होंगे यानी डबल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट ओवरी कैसा होता है लॉन्ग थ्रेड लाइक ट्यूब होता है। तो अगर ये डायग्राम देखो तो क्या है लॉन्ग थ्रेड लाइक ट्यूब होंगे, ठीक है। और इसकी बनावट बिल्कुल वैसी होगी जैसे अभी हमने टेस्टिस की पढ़ी है, ठीक है। तो इसके अंदर इसकी बनावट देखें तो इसका वॉल होगा, इसके वॉल के ऊपर भी एक सिंगल लेयर ऑफ क्यूबॉइडल एपिथेलियम होगा जिसको कवर करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। सेंटर में आपको क्या देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्मिक सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रैकेस देखने को मिलेगा और उसके चारों तरफ क्या है ओवा लोकेटेड होंगे। मींस कि अगर हम डायग्राम देखें तो अगेन बिल्कुल इसका डायग्राम किसकी तरह होगा टेस्टिस के जैसा होगा। एक सेंटर होगा, उसके ऊपर इस तरीके से क्यूबॉइडल सेल्स होंगे, उसको कवर करने के लिए बेसमेंट मेम्ब्रेन और सेंटर में इस तरीके से सेंट्रल सॉलिड रैकिस होगा और उसके चारों तरफ क्या होगा यहाँ पे ओवरीज या बोल सकते ओवा प्रेजेंट होंगे, इस तरीके से ओवा प्रेजेंट होंगे। तो इसका डायग्राम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने भी टेस्टिस का पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ओविडक्ट। ओवरीज के जस्ट बात किया जाता है ओविडक्ट आ जाता है। ओविडक्ट का डायग्राम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे हमने वास डिफरेंस का पढ़ा था, ठीक है। तो इसको अगर हम समझे यहाँ पर तो ये कैसा है कि ओविडक्ट कैसा होगा थिकर होगा, वाइडर होगा एंड ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होगा। कैसा है थिकर, वाइडर एंड ट्विस्टेड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। और अगर हम बात करें तो ये कहां से निकलता है हर एक ओवरी के डिस्टल एंड से निकलता है। डिस्टल एंड का मतलब क्या है कि जहां पर ओवरी खत्म होगा वहीं से ये स्ट्रक्चर निकलना स्टार्ट होगा, ये बात हमको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अगर हम ओविडक्ट की बात करें तो इसके वॉल इज सिमिलर टू द प्रीवियस स्ट्रक्चर्स ऑफ ओवरी, यानी जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल ओवरी से मिलता जुलता होता है, लेकिन डिफरेंस क्या है
कि यहाँ पर बीच में ल्यूमेन प्रेजेंट होगा, सॉलिड साइटोप्लाज्मिक रेकिस नहीं होता। बिल्कुल सेम एज वैसे ही जैसे हमने वास डिफरेंस का पढ़ा था, कि जैसे हमने पढ़ा था ना टेस्टिस के अंदर सेंट्रल में सेंट्रल रेकिस प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से उसमें ल्यूमेन नहीं होता, लेकिन वास डिफरेंस में हमने क्या पढ़ा कि वहां पे सेंट्रल सॉलिड रेकिस निकल जाता है जिसकी वजह से ल्यूमेन क्रिएट हो जाता है। तो सेम कंडीशन यहाँ पर ओवरीज के साथ भी है। ओवरीज में क्या होगा, सेंटर में सेंट्रल रेकिस प्रेजेंट होगा जिसकी वजह से उसमें ल्यूमेन नहीं होता, लेकिन जैसे ही ओविडक्ट की बात करते हैं वहां पे क्या होगा, वो सेंट्रल एक्सिस वाला जो सेंट्रल रेकिस है वो एब्सेंट हो जाएगा जिसकी वजह से यहाँ पे ल्यूमेन क्रिएट हो जाएगा। तो इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसा ही है जैसा हमने वास डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं यूट्रस। ठीक है, यूट्रस थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझेंगे क्या होता है यूट्रस के बारे में। अगर हम यूट्रस की बात करें तो यूट्रस क्या है, एक वाइडर थिकर ट्यूब है और ये कहाँ है, ओविडक्ट से निकलता जाता है, यानी ओविडक्ट से ये स्ट्रक्चर क्या होगा, निकलेगा। ठीक है, ओविडक्ट से ये स्ट्रक्चर आगे की तरफ कंटिन्यू होगा और ये क्या है, वाइडर थिकर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। उसके बाद यहाँ पे अगर हम बात करें कि जो वॉल्स होते हैं यूट्रस के वो टफ सेल से बने होते हैं। टफ्ड सेल्स का मतलब जिसके अंदर इस तरीके से फिंगर लेग प्रोजेक्शंस थोड़े दिखते हैं उसको बोलते हैं टफ्ड सेल। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो यूट्राइन वॉल है उसको सराउंड करने के लिए मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होता है, यानी यूट्राइन वॉल के ऊपर मस्कुलर लेयर प्रेजेंट होंगे और ये मसल्स लेयर दो लेयर्स के फॉर्म में कन्वर्ट होंगे, या मसल लेयर बेसिकली दो लेयर से मिलकर बनते हैं। ठीक है, जिसमें से जो इनर लेयर होगा वो सर्कुलर होता है और जो आउटर लेयर है वो ऑब्लिक नेचर का होगा। ठीक है, यानी यूट्रस क्या है, यूट्रस बेसिकली एक हाईली टफ्ड मस्कुलर स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो मसल्स लेयर होगी, जो इनर वाली होगी सर्कुलर होगी और आउटर वाली कैसी होगी, आपकी ऑब्लिक होगी, ये ध्यान रखना है। अब इसका काम जो यूट्रस है इसका यूज कहाँ किया जाता है, तो यूट्रस का यूज किया जाता है कि जो फर्टिलाइज्ड एग है उसको स्टोर करने का काम करता है। तो अगर ये डायग्राम देखो यहाँ पे तो बीच बीच में आपको ब्लैक ब्लैक डॉट्स देखने को मिल रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है, इसके अंदर फर्टिलाइज्ड एग ये स्टोर्ड होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है वो इनक्लोज होते हैं इन सेल्स। सेल्स का मतलब क्या है कि इन सारे फर्टिलाइज्ड एग के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसको हम शेल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि यही जो शेल है जब ये बॉडी के बाहर जाएंगे, ह्यूमन बॉडी से बाहर जब जाएंगे तब इनको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इन एग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करता है ये शेल। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यूट्रस के बाद आ जाता है आपका वेजाइना। ठीक है, तो अगर हम वेजाइना की बात करें तो वेजाइना कैसा होता है, शॉर्ट। ठीक है, कैसा होगा, शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब होगा। तो जैसे ही यूट्रस खत्म होगा तो उसके बाद ये देखो छोटा सा स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो शॉर्ट मस्कुलर ट्यूब स्ट्रक्चर है और ये कैसे बनता है, जब दो यूट्रस आपस में फ्यूज होते हैं तब जाके वेजाइना का फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे ध्यान रखना है। और इसके अंदर जो इनर लाइनिंग होती है वो क्यूटिकल की बनी होती है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट, ये जो वेजाइना है ये बाहर की तरफ ओपन होता है, किसकी मदद से, फीमेल गोनोफोर या वल्वा की मदद से। ये जो स्ट्रक्चर है जो वेजाइना है बाहर की तरफ किसकी मदद से ओपन होगा, गोनोफोर या वल्वा की मदद से ये बाहर की तरफ ओपन होता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। और इसके ओपनिंग को जो लोकेट होता है, कहां पर होता है इसकी ओपनिंग है, जो गोनोफोर कहां प्रेजेंट होता है, मिड वेंट्रली अबाउट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ द एंटीरियर एंड। जैसे सपोज करो ये पूरा का पूरा हमारा क्या है, एक फीमेल स्केरिस है, इसका 1/3 ले लेते हैं पार्ट। 1/3 पार्ट का जो वेंट्रल वाला रीजन है वहां पर क्या होगा, पीछे की साइड गोनोफोर की ओपनिंग प्रेजेंट होती है, ये ध्यान रखना है। इसी गोनोफोर की से ही क्या होगा, मेल जितने भी मेल का जो गैमेट है वो इस गोनोफोर की मदद से ही एंटर करेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, अब समझेंगे कि गैमेट कैसे फॉर्मेशन होता है, क्योंकि हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ लिया, अब इनका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो जाइगोट बनेगा और ये जाइगोट बनने वाला पार्ट हम कहाँ डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल में समझेंगे। ठीक है, लेकिन अभी हम समझेंगे कि गैमेट कैसे बनते हैं, यानी कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो बेसिकली अगर मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पे जो एस्केरिस है उसके अंदर एक स्पेशल टाइप का प्रोसेस होता है गैमेट फॉर्मेशन का, जिसको बोलते हैं टीलोगोनिक प्रोसेस। ठीक है, अभी जो टीलोगोनिक प्रोसेस है या टीलोगोनिक मोड होता है उसको हम कैसे समझ सकते हैं, उसको समझते हैं। ठीक है, सपोज करो कि ये ओवरी है, ठीक है, या टेस्टिस है, कुछ भी मान लो, क्योंकि दोनों का स्ट्रक्चर सेम सा ही होता है। तो ये बेसिकली क्या है, टेस्टिस या ओवरीज हो गया। तो इसका जो सबसे ज्यादा टर्मिनल सेल है, ठीक है, यही सेल टूट के नीचे आ जाता है और इसके अंदर डिवीजन होते होते ये गैमेट का फॉर्मेशन कर देगा। इस मोड को हम क्या बोलते हैं, टीलोगोनिक मोड ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। तो टीलोगोनिक मोड में क्या देखने को मिलता है, जो गैमेटोगोनिया सेल्स है, यानी जो यहाँ पे जो टेस्टिस और ओवरीज के ऊपर जो गैमेटोगोनिया सेल्स हैं वो बडेड हो जाते हैं, निकल जाते हैं फ्रॉम द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द गोनट्स एंड मैच्योर दे मूव डिस्टली, यानी
कि यहाँ पे जो सबसे ऊपर वाला प्रोक्सिमल एंड गोनोड्स, गोनड्स का मतलब टेस्टिस और ओवरीज, इसका जो सबसे ऊपर वाला जो गैमेटोगोनिया सेल्स है यहाँ पे बडेड ऑफ बाहर की तरफ निकल जाता है, उसके अंदर मैच्योरेशन होता है यानी डेवलप होता है। डेवलप होने के बाद ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट करता है और फिर उसके अंदर डिवीजन होके बेसिकली क्या करेगा, गैमेट का फॉर्मेशन कर देता है, ये ध्यान रखना है। द टीलोगोनिक मोड इज कॉमन इन मोस्ट ऑफ द निमेटोड्स, यानी ये जो टीलोगोनिक मोड है ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है गैमेट फॉर्मेशन का निमेटोड्स के अंदर। लेकिन इसके अलावा भी आपको एक दूसरा मेथड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं होलोगोनिक मोड, और ये मोड आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये देखने को मिलेगा ऑर्डर ट्रिचुरोइडी और डिक्टोफिमोइडिया में देखने को मिलेगा, ये आपको याद रखना है। और इस होलोगोनिक मोड में बेसिकली होता क्या है कि जितने भी जर्म सेल्स हैं वो सारे के सारे पूरे एंटायर लेंथ पे बेसिकली क्या करते हैं, डेवलप होते हैं, यहाँ पे एंटायर लेंथ पे प्रोलिफरेट होंगे, डेवलप होंगे, डिवाइड होंगे और तब जाके गोनड्स के अंदर ये गैमेट का फॉर्मेशन करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो टीलोगोनिक और होलोगोनिक में मेन डिफरेंस क्या है, टीलोगोनिक में जो सबसे प्रोक्सिमल एंड वाले जो गैमेटोगोनिया सेल्स है वो बाहर निकलेंगे, निकलने के बाद उनके अंदर डेवलपमेंट होगा। लेकिन होलोगोनिक में क्या होगा, कंप्लीट सेल्स का डेवलपमेंट होना स्टार्ट होता है, उनके अंदर प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो टीलोगोनिक गोनड्स होता है उस टीलोगोनिक गोनड के अंदर आपको 3 जोन देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो जैसे टीलोगोनिक गोनड का मतलब क्या हो गया, चाहे वो टेस्टिस हो या ओवरीज हो, तो उसके अंदर आपको 3 जोन देखने को मिलते हैं। एक होता है सबसे पहले जर्मिनल जोन, ठीक है। अब ये जो जर्मिनल जोन है, इस जर्मिनल जोन को हम प्रोलिफरेटिव जोन भी बोलते हैं, क्योंकि यहीं पर क्या है, सबसे पहले प्रोलिफरेशन होना स्टार्ट होगा, सेल के अंदर ग्रोथ और डेवलपमेंट होना स्टार्ट होगा। तो इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, ये जो जर्मिनल जोन है इसको हम प्रोलिफरेशन जोन भी बोलते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ लोकेटेड होता है, प्रोक्सिमल ब्लाइंड एंड ऑफ द गोनड, यानी जहां पे गोनड है, गोनड के जस्ट पार्ट यानी उसके सबसे शुरुआत वाले पार्ट, प्रोक्सिमल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल पास वाले या बिल्कुल स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे आपको ये जर्मिनल जोन देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इस जोन के अंदर आपको क्या है, सिंगल लार्ज टर्मिनल सेल देखने को मिलेगा और एक लार्ज एपिकल सेल देखने को मिलेगा। यानी इस जर्मिनल जोन के अंदर आपको 2 टाइप के सेल्स देखने को मिलेंगे, एक होगा लार्ज टर्मिनल सेल और दूसरा क्या होगा, लार्ज एपिकल सेल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है हमारे पास, ये जो सिंगल लार्ज टर्मिनल सेल्स है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डिवाइड होके क्या बनाने वाले हैं, गैमेट का फॉर्मेशन करने वाले हैं। तो जो गैमेटोगोनिया सेल्स होते हैं वो किससे बनते हैं, टर्मिनल सेल्स थ्रू द बडिंग, यानी अगर टर्मिनल सेल्स के अंदर बडिंग होता है तब जाके ये बनेंगे, ठीक है। तो अगर इस डायग्राम को देखो तो यहाँ पर आप देखोगे, जैसे सपोज करो ये क्या है आपका गोनड्स है, तो गोनड्स का ये जो क्यूबोइडल लेयर्स हो गया उसके जस्ट नीचे वाला जो रीजन होगा उसको क्या बोलते हैं, जर्मिनेटिव जोन या जर्मिनल जोन बोलेंगे, ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपका आता है ग्रोथ जोन, ठीक है। ग्रोथ जोन क्या होता है, जर्मिनल जोन के बाद वाला जो जोन होगा उसको क्या बोलते हैं, ग्रोथ जोन, ठीक है। यहाँ पे जो गैमेटोगोनिया है वो डायरेक्टली साइटोप्लाज्मिक रेकिस से अटैच्ड होता है, ये ध्यान रखना है। साइटोप्लाज्मिक रेकिक क्या होता है, सेंटर वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, गैमेटोगोनिया ग्रो होता है और डिफरेंशिएट होगा इस वाले स्ट्रक्चर में, और उसके बाद क्या होगा कि डायरेक्टली ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे अमीबॉइड शेप के गैमेटोसाइट से, ठीक है। यानी अगर ये बेसिकली स्पर्म हम बना रहे हैं तो स्पर्म कैसा होगा, अमीबॉइड शेप का स्पर्म बनाते हैं इस पर्टिकुलर ग्रोथ जोन में। ग्रोथ जोन कहाँ प्रेजेंट होगा, सेंट्रल रेकिस के पास प्रेजेंट होता है, ये ध्यान रखना है। तो अगर ये सेंट्रल रेकिस देख रहे हो यहाँ पे, तो इसके जो आसपास वाले जो रीजन होंगे वो उसका क्या कहलाएगा, ग्रोथ जोन कहलाएगा। जैसे यहाँ पे दिख, ये बेसिकली यहाँ पे छुप गया है, ये ग्रोथ जोन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, सेंट्रल रेकिस के पास ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मैच्योरेशन जोन, मैच्योरेशन जोन कहाँ होगा, ये मोस्ट डिस्टल पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर होता है, यानी सबसे ज्यादा दूर प्रेजेंट होने वाला जो स्ट्रक्चर है मैच्योरेशन जोन है। यहाँ पे जो गैमेटोसाइट होता है वो रेकिस से सेपरेट हो जाता है, यानी रेकिस के पास आप नहीं रहता, उससे दूर जाने की कोशिश करता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, गैमेटोसाइट मैच्योर एंड फॉर्म्स गैमेट, और इस पर्टिकुलर मैच्योरेशन जोन में जो गैमेट बन रहा था वो टोटली मैच्योर हो चुका होता है, ये ध्यान रखना है। मैच्योरेशन जोन इज फॉलोड बाय गोनोडक्ट। अब ये मैच्योरेशन जोन जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद गोनोडक्ट आ जाएगा, यानी ओविडक्ट या बोल सकते हैं वास्ट डिफरेंस आ जाएगा, जहां से ये बाहर की तरफ एंटर करेंगे या बाहर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट टॉपिक अगर हम बात करें तो वो है स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ठीक है। वो कैसा होता है उसको समझते हैं। अगर स्पर्मेटोजोआ की बात करें तो ये अमीबॉइड शेप का होता है, ध्यान रखना है। अमीबॉइड शेप का मतलब किसी भी स्ट्रक्चर, इररेगुलर शेप का स्ट्रक्चर होगा, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट
लेकिन ओवा की बात करें तो ओवा कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप का होता है, ध्यान रखना है। दो डिफरेंस है यहाँ पे, जो स्पर्मेटोजोआ होगा अमीबॉइड शेप का होगा, लेकिन ओवा कैसा होता है, इलिप्टिकल शेप का होगा। और इस स्टेज में जब ये डेवलपमेंट करना स्टार्ट कर रहे होते हैं तो उसके इसमें ओवा किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, सेकेंडरी oocyte फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है, यानी जब फर्टिलाइजेशन होने से पहले ओवा किस फेज में होता है, सेकेंडरी oocyte की फेज में होता है, ये ध्यान रखना है। अभी जो सेकेंडरी oocyte जो बना है ऊगोनिया सेल से, वो सिंगल मैचुरेशन डिवीजन की वजह से बना है, ये ध्यान रखना है। यानी ऊगोनिया से सेकेंडरी oocyte सिंगल मैचुरेशन डिवीजन के बाद बनता है, ठीक है। और जो सेकंड मैचुरेशन डिवीजन होगा ओवम के अंदर, वो कब होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आज का जो हमारा लेक्चर था वो यहीं तक का था। होप आपको एस्केरिस का रिप्रोडक्टिव सिस्टम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई सजेशन है, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में एस्केरिस के लाइफ साइकिल को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।